हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पर्यावरण अध्ययन की यूनिट फर्स्ट हमारा शरीर हमारे मित्र का दूसरा टॉपिक स्टडी करने वाले हैं और वह टॉपिक है हमारे पशु पक्षी, हमारे पालतू पशु पक्षी, मालवाहक पशु, हमारे आसपास के परिवेश में जीव जंतु, जानवरों पर प्रदूषण का प्रभाव। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखें ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी को मिस न करें। सो जस्ट रिमूव द लीड ऑफ योर पेन, टेक द पेपर एंड गेट रेडी फॉर द क्लास। चलिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ल्स डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, जंतु का वर्गीकरण, कशेरुकी जीव, अकशेरुकी जीव, कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार, प्रजनन के आधार पर जीवों के प्रकार, आवास के आधार पर जीवों के प्रकार, जंतु और उनके श्वसन अंग, जीवों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, पालतू पशु एवं उनके लाभ, हमारे मालवाहक पशु, पशु पक्षी के महत्वपूर्ण तथ्य और प्रदूषण का जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यदि हम जीव जंतु के बारे में बात करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले उस महान इंसान के बारे में बात करना जरूरी हो जाता है जिसने पूरे विज्ञान जगत में यह बताकर क्रांति ला दी थी कि हम इंसानों तथा इस पृथ्वी के सभी जीवों का किसी देवीय शक्ति ने उत्पादन कर इस पृथ्वी पर नहीं भेजा है, बल्कि यह प्रकृति और जीवों के लाखों व करोड़ों सालों के विकास क्रम या एवोल्यूशन से संभव हो पाया है, जिसमें इस अनंत ब्रह्मांड में सूर्य के चक्कर लगाने वाली हमारी इस वीरान धरती ने एक छोटे से एक कोशिकीय जीव से हाईली टैलेंटेड होमोसेपियंस इंसान तक का सफ़र तय किया है। इसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। जी हाँ, यह थ्योरी दी गई थी चार्ल्स डार्विन के द्वारा, जिनका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में किया है। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में बताया है कि किस तरह आज का इंसान लाखों वर्षों के विकास क्रम के दौरान जंगली जानवरों से विकसित हुआ है। दोस्तों, यूरोप के निवासी चार्ल्स डार्विन ने यह सिद्धांत एक ऐसे समय में दिया था जब यूरोप में धर्म के खिलाफ कोई आवाज़ उठाना भी अपनी मौत को चुनौती देने जैसा था। चार्ल्स डार्विन की यह पुस्तक 1859 में प्रकाशित की गई थी। चलिए, अब हम हमारे टॉपिक को डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जंतुओं का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो दोस्तों, जंतुओं का वर्गीकरण कशेरुकी जीव और अकशेरुकी जीव में किया गया है। कशेरुकी जीव उन जीवों को कहा जाता है जिनके शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं, जैसे मछलियां, मनुष्य, बंदर, कुत्ता, सांप, छिपकली, मेंढक और सारे पक्षी आदि। और अकशेरुकी जीव उन जीवों को कहा जाता है जिनके शरीर में हड्डियां नहीं होती हैं, जैसे तितलियां या कृमि, प्रवाल, कैटरपिलर्स आदि। आइए अब हम बात करते हैं कि कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक कोशिकीय जीव और नंबर 2 बहुकोशिकीय जीव, यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। चलिए हम देखते हैं कि एक कोशिकीय जीव में कौन कौन से जीव आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आता है अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम आदि। इन्हें केवल माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। बहुकोशिकीय जीवों में कई प्रकार के जीव आते हैं, जिनमें स्पंज प्रमुख है। अब स्पंज क्या होता है फ्रेंड्स? स्पंज के शरीर में छिद्र होते हैं और यह ग्रुप में रहते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह जीव चल नहीं सकते हैं। अब हम प्रजनन के आधार पर जीवों के प्रकार पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रजनन के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अंडायुज
एंड नंबर 2 जरायुज। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडायुज के बारे में। अंडायुज उन जीवों को कहा जाता है जो अंडे देते हैं, जैसे छिपकली, मेंढक तथा सभी पक्षी आदि। इन जीवों के बाहरी कान नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, आपने कभी भी किसी पक्षी के बाहरी कान नहीं देखे होंगे। जैसे इंसानों के बाहरी कान होते हैं, उसी तरह से किसी पक्षी के बाहरी कान नहीं होते हैं। न छिपकली के होते हैं, न मेंढक के होते हैं। इनके शरीर पर बाल यानी रोम नहीं होते हैं। इन्हें इंग्लिश में ओविपेरस कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जरायुज के बारे में। जरायुज उन जीवों को कहा जाता है जो बच्चे देते हैं, जैसे मनुष्य, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, गाय तथा चमगादड़ आदि। इनके बाहरी कान होते हैं। अभी मैंने जिन जिन जीवों के नाम लिए उन सब के आपने बाहरी कान देखे होंगे। इनके शरीर पर बाल यानी रोम पाए जाते हैं। इन्हें इंग्लिश में वाइविपेरस कहा जाता है। अब हम देखते हैं आवास के आधार पर जंतु के प्रकार। आवास के आधार पर जंतु 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्थलीय। इसमें स्थल यानी भूमि पर रहने वाले जीव आते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा आदि। नंबर 2 जलीय। इसमें जल में रहने वाले जीव आते हैं, जैसे मछली, स्पंज, ऑक्टोपस आदि। नंबर 3 मरुस्थलीय। इनमें वे जीव आते हैं जो रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं, जैसे ऊंट, विषैली छिपकली आदि। नंबर 4 वायवीय जीव। इनमें सभी प्रकार के पक्षी आते हैं। नंबर 5 उभयचर। इनमें वे जीव आते हैं जो जल तथा थल दोनों में रहते हैं, जैसे मगरमच्छ, मेंढक आदि। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा जीव अपने किन शारीरिक अंगों से श्वसन करता है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जंतु और उनके श्वसन अंग। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मेंढक के बारे में। सो फ्रेंड्स, मेंढक फेफड़े और त्वचा से श्वसन करता है यानी सांस लेता है। अब हम बात करते हैं केंचुए के बारे में। सो फ्रेंड्स, केंचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करता है। उसकी जो स्किन होती है उसकी बॉडी पर, उसी से वह श्वसन करता है। और उसकी स्किन की खास बात यह है कि वह आर्द्र होती है। आर्द्र मीन्स वह वेट यानी गीली होती है, भीगी भीगी सी होती है। और इसके साथ ही वह स्मूथ यानी चिकनी होती है और उसी से वह श्वसन करता है। अब बात करते हैं मक्खी और कॉकरोच के बारे में। तो मक्खी और कॉकरोच ये वातक से श्वसन करते हैं। और वातक को ध्यान रखना, एग्जाम में कभी आए तो इसे हेकिया भी कहा जाता है। वातक या हेकिया से वे श्वसन करते हैं। अब यदि बात करें मनुष्य, शेर, सांप और पक्षी के बारे में, तो ये सभी फेफड़ों से श्वसन करते हैं। अब बात करें यदि ऑक्टोपस और मछली के बारे में, तो ये अपने गिल्स से श्वसन करते हैं। और एक और ध्यान रखने वाली बात यह है कि उन गिल्स को क्लोम भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं व्हेल मछली और डॉल्फिन मछली के बारे में। तो ये दोनों फेफड़ों और नासाद्वार से श्वसन करते हैं और नासाद्वार को वात छिद्र भी कहा जाता है। दोस्तों, अब हम पशु एवं पक्षियों की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गिलहरी के बारे में। दोस्तों, जिस तरह हम मनुष्यों के जो दांत होते हैं वो एक निश्चित लंबाई तक ही बढ़ते हैं और उसके बाद रुक जाते हैं, किंतु गिलहरी के साथ ऐसा नहीं है। उसके आगे के जो 2 दांत होते हैं वो हमेशा, जब तक वो जीवित रहती है तब तक वो बढ़ते रहते हैं। और यही कारण है कि गिलहरी अपने दांतों से कुछ न कुछ कुतरती रहती है, ताकि वो दांत इतने बड़े ना हो जाए कि वो उसके लिए समस्या बन जाए। अब हम बात करते हैं बाज, गिद्ध और चील के बारे में। तो ये तीनों ऐसे पक्षी हैं जिनकी दृष्टि मनुष्य की दृष्टि से 4 गुना तेज होती है। अब हम बात करते हैं चींटियों के बारे में। तो दोस्तों, जब चींटियां चलती है तो हर चींटी अपने से एक
एसिड रिलीज़ करती है जिसे फार्मिक अम्ल कहते हैं या फार्मिक एसिड कहते हैं। और उसी एसिड से ये चींटियाँ एक दूसरे के पीछे चलती रहती है। आपने कई बार कई जगह इनको देखा होगा कि एक सीधी लाइन में चलती है इतने डिसिप्लिन से। तो उसका रीज़न यही है कि वो एक एसिड को रिलीज़ करती है जिसकी गंध से वो सभी चींटियाँ एक सीधी लाइन में चलती रहती हैं। अब हम बात करते हैं रेशम के कीड़े के बारे में। तो फ्रेंड्स, रेशम का जो ये कीड़ा है ये गंध से मादा की पहचान कर लेता है। अब बात करते हैं मच्छर के बारे में। तो सबसे पहले आपको यह तो पता होगा कि मच्छर के मुंह में 47 टीथ होते हैं, यानी 47 दांत होते हैं। मनुष्य की गंध व तलवे की गर्मी से पहचान कर लेते हैं और इसके साथ ही केवल मादा मच्छर काटते हैं। आपको जब भी कोई मच्छर काटे समझ लेना कि वह कोई फीमेल मच्छर ही है, नर मच्छर नहीं काटते हैं। अब हम बात करते हैं सभी पक्षी के बारे में। तो पक्षियों के विषय में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो सारे पक्षी होते हैं इनके आँखों की पुतलियाँ नहीं घूमती है। जिस तरह से हम अपनी आँखों की पुतलियाँ घुमाकर वस्तुओं को इधर उधर देख लेते हैं, पक्षी ऐसा नहीं कर पाते। इनकी जो पुतली होती है वो एक ही जगह पर स्थिर होती है और यही रीज़न है कि इन्हें अलग अलग चीज़ें देखने के लिए अपनी पूरी गर्दन को घुमाना पड़ता है। और इसीलिए आपने कई पक्षियों को देखा होगा कि वो बार बार जहाँ भी बैठ जाते हैं अपने आसपास की चीज़ों को देखने के लिए अपनी गर्दन को बार बार इधर उधर करते रहते हैं। और उसका कारण यही है कि वह अपने आँखों की पुतलियों को नहीं घुमा सकते। इनके दोनों तरफ आंखें होती है। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि ये एक समय में दो वस्तुओं को देख लेते हैं, लेकिन हम इंसान अपनी दोनों आँखों से एक ही वस्तु पर फोकस कर पाते हैं। अब बात करते हैं कुत्ता, बाघ और शेर के बारे में। तो ये तीनों ऐसे प्राणी हैं जो अपनी मलमूत्र की गंध से अपने क्षेत्र की पहचान करते हैं। अब बात करते हैं मेंढक और छिपकली के बारे में। तो मेंढक और छिपकली ऐसे जीव हैं जो अब शिकार के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। इनकी जो जीभ होती है वो बहुत ही लंबी होती है। और इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं कि जो मेंढक होते हैं उनमें सिर्फ नर मेंढक ही बोलते हैं, मादा मेंढक कभी नहीं बोलती। आपने जहाँ भी कभी तालाबों के पास या किसी वाटर सोर्स के पास मेंढक की आवाज़ सुनी है तो हमेशा मेल मेंढक की आवाज़ ही होती है, फीमेल मेंढक नहीं बोलती। अब बात करें यदि उल्लू के बारे में, तो उल्लू रात में जागते हैं। इसके साथ ही इन्हें सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही दिखाई देता है, यानी सारे जो सीन होता है बाहर का उसे ये ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में ही देख पाते हैं। अब यदि हम बात करें हाथी के बारे में, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि हमेशा हाथियों का जो झुंड होता है उसमें सबसे बूढ़ी हथनी होती है, वह उस झुंड की नेता होती है। और एक दिन में हाथी 100 किलो झाड़ियाँ और पत्तियाँ खा लेते हैं। ये ऐसा जीव है जो कम सोते हैं और कान से ताप नियंत्रण करते हैं। यह सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आपने कई बार जब भी हाथी देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो बार बार अपने जो लंबे कान होते हैं उनको हिलाता रहता है। तो इससे वो मक्खियाँ भगाने का काम नहीं करता है, वो अपने कानों को ताप नियंत्रण करने के लिए हिलाता है, यानी ताकि वो टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके। क्योंकि वो एक इतना बड़ा जीव है तो उसका टेम्परेचर कंट्रोल करना सिर्फ उसी के हाथ में रहता है, जो काम वो अपने कान से करता है। इन हाथियों के बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि हाथी का जो झुंड होता है उसमें केवल हथनियाँ होती हैं और उनके साथ ही 14 से 15 वर्ष के बच्चे होते हैं। और हाथी एक ऐसा जीव होता है जिसे हर वस्तु दुगनी दिखाई देती है, यानी किसी वस्तु का हमारी नज़रों में जो आकार होता है वही हाथी की नज़रों में उसका आकार डबल हो जाता है। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट बात यह है, क्योंकि ये मुझे ध्यान है, मैं एग्जैक्ट एग्ज़ाम का नहीं बता सकता लेकिन ये कहीं पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है कि 3 महीने के हाथी का भार 200 किलो होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 3 महीने का जो हाथी होता है उसका भार 200 किलो होता है। अब हम बात करें यदि डॉल्फिन मछली के बारे में, तो सबसे पहली बात तो यह है कि यह हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। हमारे भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह डॉल्फिन है। इसके विषय में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि यदि इसे नर को आकर्षित करना हो या शिकार करना हो या कोई मदद मांगना हो तो इन सभी अलग अलग समय में ये अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है। अब यदि हम बात करें व्हेल मछली के बारे में, तो इसे ब्लू व्हेल भी कहा जाता है और यह पृथ्वी की सबसे विशाल स्तनधारी है। ठीक है, और इसकी आयु की अगर बात करें तो इसकी आयु लगभग 90 वर्ष तक होती है। अब यदि हम बात करें सांप के बारे में, तो इनके कान नहीं होते हैं,
किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि यह बहरे होते हैं। ये कंपन को पहचान लेते हैं। हर छोटी से छोटी कंपन के प्रति ये पूरे संवेदनशील होते हैं। अब बात करें यदि स्लोथ के बारे में, तो स्लोथ एक ऐसा जीव है जो भालू जैसा होता है और ये रात्रिचर जंतु यानी रात्रि में विचरण करता है और दिन में 17 घंटे सोता है। अब यदि हम बात करें भैंस एवं बगुला के बारे में, तो फ्रेंड्स भैंस और बगुले के बीच जो संबंध है उसे सहजीवी संबंध कहा जाता है। अब सहजीवी संबंध कैसे, चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपने अक्सर कहीं देखा होगा कि जहाँ भैंस होती है उसके ऊपर बगुला बैठ जाता है, उसकी पीठ पर बगुला बैठा रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर परजीवी को खाता है, यानी भैंस के शरीर पर जो परजीवी होते हैं उन्हें बगुला खाता है। तो इससे दोनों को फ़ायदा होता है। दोनों को कैसे? इससे भैंस को यह फ़ायदा होता है कि उसके शरीर की सफाई हो जाती है और बगुले को यह फ़ायदा होता है कि उसे भोजन मिल जाता है। इस तरह से भैंस और बगुले के बीच में जो संबंध है उसे सहजीवी संबंध कहते हैं। कभी एग्जाम में पूछा जाए कि सहजीवी संबंध का उदाहरण दीजिए, तो भैंस एवं बगुले का उदाहरण वो सहजीवी संबंध का उदाहरण होगा। चलिए अब हम बात करते हैं पालतू पशु एवं उनके लाभ के बारे में, यानी हम हमारे किस लाभ के लिए किस जानवर को पालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम दूध के लिए। तो दूध के लिए हम गाय, भैंस और बकरी को पालते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये आपको बता दूँ कि भैंस के दूध में फैट यानी वसा अधिक होती है, वही ऊँट के दूध में या ऊँटनी के दूध में प्रोटीन अधिक होता है। अब यदि हम बात करें अंडों के लिए, तो अंडों के लिए हम पालते हैं मुर्गी को और मुर्गी के अंडों में प्रोटीन बहुत होता है। अब यदि बात करें मालवाहक या यातायात के लिए हम कौन से पशुओं को पालते हैं, तो इसके लिए हम घोड़ा, गधा, ऊँट और खच्चर को पालते हैं। वैसे तो आज के समय में हमारे पास बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल हो गए हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में और कई जगह रूरल हस्बेंड्री के लिए भी ऊँट, खच्चर, गधा आदि का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें यदि कृषि कार्य के लिए, तो कृषि कार्य के लिए हम बैल को पालते हैं। और अब बात करते हैं सुंदरता एवं मनोरंजन के लिए। तो सुंदरता और मनोरंजन के लिए हम तोता, खरगोश, बंदर और मछली को पालते हैं। अब यदि हम बात करें ऊन के लिए, तो ऊन के लिए इंसान भेड़ और बकरियों को पालता है। यदि शहद के लिए बात करें, तो शहद के लिए मधुमक्खी का पालन किया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए एक और चीज़ बता दूं कि मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। मैंने इन कल्चर्स पर भी एक वीडियो बहुत पहले बनाकर अपने चैनल पर डाल रखी है और बहुत ही जल्दी एक लेटेस्ट वीडियो भी मैं इसी विषय पर लाने वाला हूँ। अब हम बात करें खाद बनाने के लिए हम किस जानवर को पालते हैं, तो खाद बनाने के लिए केंचुओं का पालन किया जाता है। ठीक है, और केंचुओं को किसान का मित्र भी कहा जाता है, इसका आप खासकर ध्यान रखें। अब हम बात करें सफाई करने के लिए, तो सफाई करने के लिए हम चील, कौवा, कुत्ता, गिद्ध, भेड़िया, लोमड़ी आदि जानवरों को पालते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये बता दूँ कि हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर स्पेसिफिक एक वर्ड को स्पेसिफाई कर रखा है, मालवाहक पशु। तो आपको खासकर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मालवाहक पशु में घोड़ा, गधा, खच्चर और ऊंट ये चारों आते हैं। तो ऑप्शन में इन चारों के अलावा अगर कोई तीसरा या अलग सा कोई शब्द दिख जाए या किसी जानवर का नाम दिख जाए, तो समझ लेना कि वो गलत आंसर होगा। और इस तरह से आप मतलब आंसर की पहचान कर सकते हैं या ऑप्शन कट मेथड से अपना सही आंसर पता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रदूषण का जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें नंबर 1 पॉइंट है, जल प्रदूषण से मछलियों की मृत्यु होती है। समुद्री प्रदूषण से समुद्री जीवों की मृत्यु होती है। अपशिष्ट पदार्थों, पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि से पशुओं की भी मृत्यु होती है, क्योंकि जब हम उसे कचरे में डाल देते हैं और जब उस कचरे में कुछ खाने की वस्तु होती है जिसे पशु पक्षी खाने की कोशिश करते हैं और वो जो पॉलीथीन होती है वो उनके गले में चिपक जाती है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। वायु प्रदूषण से पक्षियों की मृत्यु होती है। तो इस तरह से जो प्रदूषण होता है उसका जीव जंतुओं पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अंत में आपके लिए एक सवाल, इनमें से किस जीव को
किसान का मित्र कहा जाता है? ए गिद्ध, बी घोड़ा, सी केचुआ या डी बैल। आपको इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।